प्यारे बच्चों, डियर चिल्ड्रन, मारवाड़ी इंटर कॉलेज रांची, कॉमर्स डिपार्टमेंट, यू आर वेलकम हियर। आज के इस क्लास में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर आफ्ताब जमील, वाणिज्य विभाग के व्याख्याता। लास्ट क्लास में हमने योजनाएं पढ़ाई थी। आज मैं आप लोगों के बीच में नया चैप्टर लेकर के आया हूं। बीएसटी यानी बिजनेस स्टडी यानी व्यावसायिक अध्ययन के नया चैप्टर का नाम है संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग। यह प्रबंधक का वह तंत्र है जिसके द्वारा प्रबंध अपना कार्य करता है। इसलिए बिना संगठन बनाए प्रबंध का कोई कार्य नहीं चलाया जा सकता। कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उसका उचित संगठन कर लेना आवश्यक होता है। या नया संगठन बनाना होता है, लोगों को एक समूह जिसे संगठन के रूप में जाना जाता है। किसी संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करने तथा इन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाओं, व्यूह रचनाओं, नीतियों तथा कार्यक्रमों को बनाने के बाद प्रबंध प्रक्रिया का जो सबसे बड़ा कदम होता है वह है संगठन तैयार करना या संगठन बनाना, जिसमें तमाम लोगों को मिलाकर के एक समूह बनाई जाती है और उसे संगठन के नाम से हम जानते हैं। आम भाषा में तो यही है संगठन। इसके अंतर्गत की जाने वाली क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। फिर विभिन्न क्रियाओं को समूहों में बांटा जाता है या समूह में बांट दिया जाता है। उन्हें व्यक्तियों को सौंपा जाता है और अधिकार के भरापर्ण से अधिकारी अधीनस्थ संबंधों की स्थापना की जाती है। संगठन कर लेने से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में कठिनाई नहीं होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि एक संगठन वह है जिसमें समूहों की क्रियाओं की व्याख्या करना तथा उनमें सत्ता संबंधों को स्थापित करने से है या होता है। इसको जैसा कि हम जानते हैं कि कई विद्वानों ने अपने अपने ढंग से संगठन की परिभाषा को परिभाषित करने का काम किया है। अर्थात डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को डिफाइन करने का काम किया है अपने अपने अकॉर्डिंगली। प्रोफेसर हैने ने कहा कि किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट अंगों के मैत्रीपूर्ण समायोजन को ही संगठन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रोफेसर मैकफार्लैंड ने कहा है कि समान व्यक्तियों के समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य ही संगठन कहलाते हैं। इसी के तरह प्रोफेसर डोनेल, जो जाने माने विद्वान हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि संगठन आपसी संबंधों का एक ऐसा ढांचा होता है
जिसके द्वारा उपक्रम को एक बद्ध किया जाता है, और ऐसा ढांचा जिसमें व्यक्तिगत पर्यटन को समन्वित किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इन तमाम परिभाषाओं के आधार पर हम यह कहते हैं कि उपरोक्त परिभाषा को आपने देखा कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित करने का काम किया है। तो इस पे हम ये कह सकते हैं कि संगठन की उपयुक्त परिभाषा यह है कि उपक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठन एक और विभिन्न कार्यों एवं क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है, और दूसरी ओर कार्यरत व्यक्तियों के बीच मधुर संबंध भी स्थापित करने का एक रास्ता है, या एक कला है, या एक विज्ञान है। अब आइए इन परिभाषाओं के आधार पर, इन विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा और उनको परिभाषित किए जाने के आधार पर इसके विशेषताएं और प्रवृत्ति को जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जैसे संगठन एक संरचना है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर। दूसरा, यह एक प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस। संगठन एक साधन है, साध्य नहीं। इसको कोट कीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन इज अ मीन्स नॉट ए एंड। जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है। संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, ये इसकी विशेषता है और प्रवृत्ति भी है कि यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। किसका? प्रबंध का। तो ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। संगठन व्यक्तियों का समूह भी होता है। व्यक्तियों के वो समूह जो विभिन्न व्यक्तियों को मिला करके आपस में तैयार किया गया हो, उसे संगठन कहा जाता है, और यह उसकी विशेषता है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। उसके बाद है संगठन एक प्रणाली है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम। यह प्रबंध का एक तंत्र है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीनिज्म ऑफ मैनेजमेंट। संगठन उद्देश्यात्मक रूप को प्रदान करता है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ mechanism of management and organization is objective. यह सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक मीन्स ऑर्गेनाइजेशन आर यूनिवर्सल। तो इसको हम एक संचार प्रणाली भी मान सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनेट करने का, एक दूसरे के बीच में बांटने, एक दूसरे के बीच में संदेश वाहन का भी ये काम करता है। संगठन के उपरोक्त परिभाषा, विशेषताएं और प्रवृत्ति के साथ साथ इनके महत्व और लाभ भी हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अर्थात कुशल एवं सक्षम संगठन उद्देश्य प्राप्ति के लिए
मानवीय सहयोग का वह सर्वश्रेष्ठ उपकरण है जो उद्योग, समाज, राष्ट्र तथा समस्त विश्व को गति प्रदान करता है। इसके कई महत्व हैं और इनके कितने लाभ हैं, जैसे विशिष्टीकरण का लाभ, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, कार्य संबंधों में स्पष्टता, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाना, किसके द्वारा? संगठन के द्वारा। ऑप्टिज्म या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, परिवर्तन में सुविधा उपलब्ध किया जाना। एडेप्शन टू चेंज, प्रभावी प्रशासन का प्रारूप तैयार किया जाना। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलिएगा। कर्मचारियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, विस्तार एवं विकास, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये तमाम बातें संगठन का महत्व और संगठन के लाभ को बताने का काम करते हैं और यह भी बताने का कार्य करते हैं कि किस प्रकार से संगठन अपना कार्य करता है। संगठन में कई प्रकार के तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कार्य विभाजन का होना, डिवीजन ऑफ वर्क। कार्य अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, इसलिए उस कार्य का विभाजन निश्चित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना होता है और कार्य को पहले उप कार्य में बांट लिया जाता है और फिर प्रत्येक उप कार्य को एक व्यक्ति को सौंप दिया जाना। यही कार्य विभाजन यानी डिवीजन ऑफ वर्क कहलाता है। यह हर जगह करना पड़ता है, यह करना होता है। उद्देश्यों व लक्ष्यों की स्पष्टता, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स। संगठन के प्रमुख एवं सहायक उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्टता निश्चित किए जाने चाहिए। अर्थात उपक्रम किन किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा, उद्देश्य संगठन में की जाने वाली समस्त क्रियाओं का कारण है। इसके स्पष्ट होने से कार्य के संचालन में कोई बाधा नहीं होती है और जो कार्य है वो कुशलता पूर्वक उसको करने या कराने में आसानी होती है, यह सुविधा होती है या सुविधाजनक होती है। समन्वय स्थापित किया जाना, कोऑर्डिनेशन। किसी भी कार्य को उप कार्यों में बांटा देना और उन विभिन्न कार्यों व विभागों में समन्वय स्थापित करना भी अत्यंत आवश्यक कार्य है और इस कार्य के बिना कोई भी संगठन या संस्था नहीं चल सकता है। अधिकार और दायित्व प्रदान किया जाना, स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। संगठन का वह तत्व जिसमें संस्था के प्रत्येक स्तर पर पद के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट रूप में व्यक्त किया जाना। इससे अधिकारियों को यह मालूम होता है कि उन्हें क्या करना है, किस हद तक करना है, उन्हें किससे आदेश मिलेंगे और उन आदेशों
कहाँ तक मानना है, यह अधिकार पद के अनुकूल होने चाहिए और समान पदों के अधिकार भी समाप्त होने चाहिए। ये किससे होता है? अधिकार और दायित्व के जो ढांचे बनाए जाते हैं उससे प्रतीत होता है। संदेशवाहन, जैसे मैंने पिछले बार में बताया, कम्युनिकेशन, प्रत्येक संगठन में प्रभावशाली संदेशवाहन का व्यवस्था किया जाता है। आवश्यक तत्व माना गया है इसे। संदेशवाहन की व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर होती है ताकि आदेश, निर्देश, प्रार्थना और सुझावों को निर्बाध गति से आदान प्रदान आपस में किया जा सके। तो ये हैं माने किसी संगठन में तत्वों का विभाजन या तत्वों को पाया जाना। विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं किसी संगठन में, उसके बारे में यह जानकारी आप लोगों को दी गई है और इसी के आधार पर यह कहा गया है कि ये सारी चीजें हैं। तो वास्तव में संगठन प्रबंध का आधारभूत कार्य होता है, अर्थात वास्तव में संगठन प्रबंध का वह अंग है जो जिसके बिना कोई कार्य संभव नहीं है। किसी उपक्रम की आधारशिला है यह आधारशिला होती है। आधारशिला मीन्स माने स्तंभ है ये। और योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए एक सुव्यवस्थित एवं सहयोग ढांचा आवश्यक है। संगठन ही वह तंत्र है जिसके द्वारा प्रबंध व्यवसाय का संचालन एवं समन्वय करता है या कर पाता है। इस प्रकार का यह कहा जाता है कि संगठन का प्रबंध में वही स्थान है जो मानव शरीर में हड्डियों के ढांचे का स्थान होता है। संगठन प्रबंध का एक अति महत्वपूर्ण कार्य भी कहा जाता है। तो ये बात जो मैंने अभी आपको बताया है, इस बात को आप भली भांति समझ लें कि किस तरह से क्या है। इसको आप अपने फेयर कॉपी में नोट करें और यह जो मैं अभी जो चैप्टर सब इधर पढ़ा रहा हूँ आपको, वो चैप्टर सब समझिए कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं आपको बीच में रखता हूँ और आपके बीच में पढ़ाने का काम करता हूँ। इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे और बिना किसी रुकावट के पढ़ेंगे और डेली पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट में आने वाले परीक्षा में रिजल्ट में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और किसी पर डिपेंड करने की आपको आवश्यकता भी नहीं होगी। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।